नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं उलझी हुई पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये पहेली है सफोकेशन, यानी दम घुटने से होने वाली मौतों की फोरेंसिक जांच की। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर छोटा सा सुराग बहुत मायने रखता है और शरीर ही अपनी कहानी सुनाता है, अक्सर तब जब कोई गवाह भी नहीं होता। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि फोरेंसिक चुनौती आखिर है क्या। फिर हम शरीर पर मिलने वाले बाहरी और फिर अंदरूनी सुरागों की परतों को खोलेंगे। इसके बाद हम एस्फिक्सिया के आम निशानों पर नजर डालेंगे और फिर आखिर में इन सारे सबूतों को जोड़कर मेडिको लीगल नतीजों तक पहुंचेंगे। बिल्कुल एक जासूसी कहानी की तरह, है ना, जहां हर पड़ाव हमें सच्चाई के और करीब ले जाता है। तो चलिए इस खामोश कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, सफोकेशन से होने वाली मौतों की जांच में सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? ये कि सबूत अक्सर बहुत ही बारीक और छिपे हुए होते हैं। मतलब एक जरा सी चूक भी पूरी जांच को गलत दिशा में ले जा सकती है। इसलिए बहुत ही ध्यान से पोस्टमार्टम करना सबसे जरूरी हो जाता है। और यही सवाल हमारी पूरी पड़ताल के दिल में है कि जब कोई देखने वाला नहीं होता तो एक शरीर दम घुटने की वो दर्दनाक कहानी आखिर कैसे बयां करता है? जवाब उसी शरीर के अंदर ही कहीं छिपा होता है। और फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट का काम बस यही है कि वो उन खामोश सबूतों को पढ़े और समझे। तो हमारी जांच शुरू होती है शरीर की सतह से, बिल्कुल ऊपरी सतह से। यहीं पर अक्सर पहले और सबसे साफ सबूत मिलते हैं। ये वो शुरुआती सुराग होते हैं जो हमें बताते हैं कि हुआ क्या था और क्या कोई संघर्ष हुआ था। चलिए, सफोकेशन के पहले प्रकार स्मदरिंग को समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सांस लेने के रास्ते यानी नाक और मुंह को बाहर से बंद कर देना। जब ऐसा हाथ से किया जाता है तो पोस्टमार्टम में मिलने वाले निशान सबसे साफ होते हैं और अक्सर एक जबरदस्त संघर्ष की कहानी सुनाते हैं। तो ये संघर्ष के निशान दिखते कैसे हैं? देखिए, जिस जगह से मुंह या नाक दबाया जाता है वो हिस्सा तो पीला पड़ जाता है, लेकिन बाकी का चेहरा वो नीला पड़ जाता है और उस पर खून के छोटे छोटे धब्बे, जिन्हें पेटेकियल हेमरेज कहते हैं, वो दिखने लगते हैं। नाखूनों की खरोंचें, उंगलियों के दबाव से पड़े नील, नाक से बहता हुआ खून, यहां तक कि होठों का अंदर से कट जाना, ये सब जबरदस्ती की गवाही देते हैं। अब आते हैं एक बिल्कुल अलग तरह के सफोकेशन पर, क्रश एस्फिक्सिया। ये तब होता है जब छाती या पेट पर इतना भारी वजन आ पड़ता है कि इंसान सांस ही नहीं ले पाता। ये अक्सर बेहद दुखद हादसों में होता है, जैसे किसी बिल्डिंग के गिरने पर या फिर किसी भीड़ में कुचल जाने पर। क्रश एस्फिक्सिया के बाहरी निशान बहुत ही अलग और डरावने होते हैं। छाती पर खरोंचे, गहरे घाव, पसलियों और रीढ़ की हड्डी का टूटना, ये सब बताते हैं कि धड़ पर कितना ज्यादा दबाव पड़ा होगा। शरीर का ऊपरी हिस्सा गहरा नीला पड़ जाता है, आंखें एकदम खून की तरह लाल हो जाती हैं और कान नाक से भी खून बहने लगता है। ये सब उस भयानक दबाव का ही नतीजा होता है। यहां इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। स्मदरिक में चोटें चेहरे और मुंह के आसपास होती हैं, जिनमें अक्सर हाथ के निशान मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रश एस्फिक्सिया में बहुत गंभीर चोटें, यहां तक कि हड्डियां टूटना, ये सब छाती और शरीर के ऊपरी हिस्से पर होता है। ये तुलना जांच करने वालों के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो बाहरी जांच तो हो गई, अब वक्त है सतह के नीचे झांकने का, यानी अंदर के सुरागों को खोजने का। चलिए देखते हैं कि शरीर के अंदर जहां सांस रुकी थी वहां हमें क्या सबूत मिल सकते हैं। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, स्मदरिंग या गैगिंग यानी मुंह में कपड़ा ठूंसने जैसे मामलों में अंदर की तरफ जहां रुकावट हुई वहां कोई खास सबूत नहीं मिलते। सारी कहानी बाहरी निशान ही बताते हैं, जो इस तरह के केस को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। लेकिन चोकिंग के मामलों में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहां अंदरूनी सबूत एकदम सीधे और साफ होते हैं। सांस की नली में वो चीज मिल जाती है जिससे सांस रुकी, उस जगह पर सूजन और एडिमा भी दिखती है और कभी-कभी थोड़ा खून भी मिलता है। ये सीधे सीधे मौत की वजह की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, तो अब तक हम सिर्फ लोकल सुरागों की बात कर रहे थे। अब हम उन आम निशानों को देखेंगे जो पूरे शरीर पर दिखाई देते हैं। ये वो निशान हैं जो ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत की तरफ इशारा करते हैं, फिर चाहे तरीका कोई भी क्यों ना हो। एस्फिक्सिया के जो क्लासिक बाहरी निशान हैं, उनमें शामिल है शरीर का नीला पड़ना, जिसे साइनोसिस कहते हैं, खून के धब्बों के साथ आंखों का बाहर की तरफ उभार आना और नाक मुंह से खूनी झाग निकलना। हाथ कस के भिन जाते हैं और कभी-कभी मूत्र और मल पर भी नियंत्रण नहीं रहता।
ये सारे निशान स्मदरिंग जैसी हिंसक मौतों में और भी ज्यादा साफ नजर आते हैं। और जब शरीर के अंदर देखा जाता है तो पैथोलॉजिस्ट को और भी निशान मिलते हैं, जैसे सांस की नलियों में खूनी झाग, फेफड़ों में खून का जमाव और कई अंगों की सतह पर खून के छोटे छोटे धब्बे, जिन्हें टार्डियो स्पॉट्स कहते हैं। ये सब मिलकर बताते हैं कि शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिली थी। लेकिन रुकिए, एक ऐसा सुराग है जो पूरी कहानी को पलट सकता है। अगर मौत कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी किसी गैस से हुई हो तो खून का रंग नीला नहीं होता, बल्कि वो एक खास तरह का चेरी जैसा लाल हो जाता है। ये एक ऐसा अचूक निशान है जो जांच की दिशा ही बदल देता है और हमें एक बिल्कुल अलग कहानी की ओर ले जाता है। और अब हम पहुंचते हैं जांच के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। अब वक्त है सारे बाहरी और अंदरूनी सुरागों को एक साथ जोड़ने का और ये तय करने का कि मौत का तरीका क्या था। क्या ये एक हादसा था, आत्महत्या थी या फिर हत्या? इस एक नतीजे के बहुत गहरे कानूनी मायने होते हैं। अगर हम आंकड़ों को देखें तो दम घुटने से जो ज्यादातर मौतें होती हैं वो असल में एक्सीडेंटल होती हैं। हत्या के मामले भी होते हैं, लेकिन आत्महत्या के मामले वाकई बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये जानकारी जांच करने वालों को एक शुरुआती अंदाजा तो देती है, लेकिन जाहिर है हर केस अपने आप में अलग होता है। यहां एकदम साफ साफ समझा जा सकता है कि कौन सा तरीका किस तरह की मौत से जुड़ा होता है। आत्महत्या में अक्सर सिर पर प्लास्टिक बैग बांधना या गाड़ी का धुआं सूंघना देखा जाता है। हत्या के मामलों में स्मदरिंग, क्रश, एस्फिक्सिया या मुंह में कुछ ठूंस देना आम है, खासकर नवजात बच्चों की हत्या में। और आकस्मिक मौतें वो अक्सर बच्चों के साथ होने वाले हादसों, भीड़ में दब जाने या फिर सांस की नली में कुछ फंस जाने से होती हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, इस दुनिया में जहां आवाजें खामोश कर दी जाती हैं, वो साइंस, वो विज्ञान कितना जरूरी है जो इन खामोश होठों को आवाज देता है। सच कहूं तो फोरेंसिक पैथोलॉजी का काम यही तो है, उन अनकही कहानियों को सुनना और दुनिया को सुनाना, ताकि हर किसी को इंसाफ मिल सके।